बांग्लादेश एक देश जहां हर कदम पर इतिहास की मिट्टी है, संस्कृति की गहराई है और संघर्ष का अमृत है। ये देश सिर्फ अपने रंगों और उत्सवों से नहीं बना, बल्कि अपने दर्द, अपनी कुर्बानी और अपने वजूद के लिए लड़ी गई जंगों से बना है। पार्टीशन के जहरीले दिनों से लेकर आज तक के प्रोटेस्ट तक बांग्लादेश का सफर एक मिसाल है अपनी पहचान के लिए लड़े गए आजाद ख्यालों की। आज उसी सफर पर आपको ले चलेंगे जहां हर कदम पर एक नई कहानी है, दुख, जंग और न्याय के लिए उठी आवाजों की। 1947 में भारत के बंटवारे ने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया। बंगाल, जो अपनी संस्कृति और विरासत के लिए मशहूर था, दो टुकड़ों में बंट गया। वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा बन गया और ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का, जिसे आज हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ये पार्टीशन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि लोगों, संस्कृति और पहचान का भी था। पार्टीशन ने लाखों लोगों को अपना घर, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को छोड़कर नई जमीन पर बसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू लोग वेस्ट बंगाल की तरफ चले गए और मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। इस सफर में नफरत और हिंसा का विष भी घुल चुका था, जिसमें कई लोगों की जानें गई और बंगाल के लोगों के दिलों में गहरी चोटें लगी। पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के सामने एक नई चुनौती आई। पाकिस्तान के दो हिस्सों में सिर्फ धर्म ही एक जैसा था, लेकिन संस्कृति, भाषा और परंपरा बिल्कुल अलग थी। पाकिस्तान की सरकार ने उर्दू को पूरे देश की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए अपने वजूद और अपनी पहचान पर एक डायरेक्ट हमला था। 1952 में इस फैसले के खिलाफ एक जोर शोर से विरोध शुरू हुआ, जो आगे चलकर लैंग्वेज मूवमेंट के रूप में जाना गया। ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और आम जनता ने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किए और इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार ने पुलिस का इस्तेमाल किया, जिनमें कई लोगों की जानें गई। ये एक ऐसा पल था जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में अपनी पहचान को लेकर एक नई आग जला गया। लैंग्वेज मूवमेंट भाषा के अधिकार के लिए नहीं, बल्कि अपने वजूद, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए लड़ाई थी। आज भी बांग्लादेश में इस आंदोलन को उन लोगों की लड़ाई के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति के लिए अपनी जानें दी। 1950 के आखिरी और 1960 के दौरान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में अपनी हक की लड़ाई का जज्बा और भी मजबूत हो गया। ये सफर सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपनी पूरी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहचान के लिए लड़ने तक आ चुका था। पाकिस्तान की सरकार का ईस्ट पाकिस्तान के प्रति अनुचित व्यवहार, आर्थिक उत्पीड़न और राजनीतिक दबाव ने बंगाल के लोगों के मन में असंतोष को और भी भड़का दिया। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने बहुमत हासिल की, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं ने इस जीत को स्वीकार नहीं किया। इस घटना ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को और भी भड़काया, जिसका नतीजा हुआ कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शुरू हुई। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से एक सेना कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया गया। इस घटना के बाद बांग्लादेश के लोगों ने मुक्ति बहिनी के रूप में अपनी जंग शुरू की, जिसमें भारत ने भी उनका साथ दिया। इस लड़ाई के बाद दिसंबर 16, 1971 को बांग्लादेश एक आजाद देश के रूप में दुनिया के सामने आया। इस नए देश का निर्माण करना आसान नहीं था। शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बांग्लादेश को एक मजबूत आधार देने की कोशिश की और इसी कोशिश में कोटा सिस्टम की शुरुआत हुई। 1972 में इंडिपेंडेंस वॉर के तुरंत बाद ये सिस्टम शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर और पहले प्राइम मिनिस्टर द्वारा लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अलग अलग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को सरकारी नौकरियों में मौका देना था, जो उन्हें इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट में मदद करता। इस कोटा सिस्टम के अंतर्गत 56% गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व किया गया था। 30% कोटा उन फैमिलीज के लिए रखा गया था जो 1971 की लिबरेशन वॉर के फ्रीडम फाइटर्स के वारिस हैं। 10% कोटा विमेन के लिए था, 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए था, 5% कोटा एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% कोटा फिजिकली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए था। ये सिस्टम शुरू में तो समाज के अलग अलग ग्रुप्स के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, बेरोजगारी और नौकरियों में कंपटीशन आया, देश की जनता को अनफेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिखने लगा।
यूथ के लार्ज पॉपुलेशन खासकर स्टूडेंट्स ने कोटा को क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को अंडरमाइन कर रहा था। बहुत सी नौकरियों के उम्मीदवार जो हाईली क्वालिफाइड थे, कोटा की वजह से सरकारी नौकरी नहीं पा रहे थे। इससे डिससैटिस्फैक्शन तब और बढ़ गई जब रूलिंग अवामी पार्टी के सपोर्टर्स को कोटा के जरिए फायदा मिलने लगा। 2018 में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना ने इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन 2024 में हाई कोर्ट के फैसले ने इस डिसीजन को इलीगल करार दिया, जिसके बाद नए प्रदर्शन शुरू हो गए। जुलाई 2024 में यूनिवर्सिटी में नया मुद्दा उठ गया, पेंशन रिफॉर्म का, जिसमें सैलरी से रिडक्शन और फैकल्टी के वॉकआउट्स ने हालात को और भी गंभीर बना दिया। जब शांति से चल रहे प्रदर्शन में शेख हसीना ने एक भड़काऊ बयान दिया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स को रजाकर्स कह दिया। रजाकर्स वो लोग थे जो 1971 की वॉर के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इस भाषण ने प्रदर्शन को और भड़का दिया। बांग्लादेश छात्र लीग (BCL), जो अवामी लीग का आर्म्ड विंग है, ने पुलिस के साथ मिलकर स्टूडेंट्स पर टीयर गैस और लाइव बुलेट से हमला कर दिया। रैपिड एक्शन बटालियन भी डिप्लॉय कर दिया गया, जो एक नोटोरियस पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसका इतिहास एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और टॉर्चर के लिए जाना जाता है। अबू सईद, एक स्टूडेंट की मौत की वीडियो वायरल होने के बाद और भी ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए और हिंसा और बढ़ गई। रिपोर्ट के हिसाब से 266 लोगों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे और उनमें से 32 बच्चे भी शामिल थे। सरकार ने हालात को कंट्रोल करने के लिए स्कूल्स और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सब ब्लॉक कर दिए। स्टूडेंट लीडर्स को गिरफ्तार करके उन पर दबाव बनाया गया ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स वापस ले ले, लेकिन इससे प्रदर्शन और बढ़ता गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। लोग हसीना से तुरंत इस्तीफे की मांग करने लगे। आखिरकार प्रदर्शन का दबाव इतना बढ़ गया कि शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर चली गई। कोटा सिस्टम प्रदर्शन में एक बड़ा कारण तो था ही, लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश में और भी ग्रीवियंसेस थे जो सरकार के विरोध में थे। हसीना के राज में देश की जीडीपी जरूर बढ़ रही थी, लेकिन आम जनता को इसका फायदा नहीं हुआ। इसके बीच बेरोजगारी और इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था। अवामी लीग ने अपनी इमेज तो जीरो टॉलरेंस एंटी करप्शन की बनाई थी, लेकिन अंदर ही अंदर सरकारी मंत्रियों के ऊपर ब्राइबरी के इल्जाम लगते रहे। 2008 के इलेक्शन के बाद अवामी लीग का राज डेमोक्रेसी को और भी कमजोर करता गया। शेख हसीना ने अपने नेतृत्व के दौरान बांग्लादेश में कई बड़े बदलाव किए, लेकिन उनकी राजनीतिक स्टाइल पर अक्सर तानाशाही का इल्जाम लगाया जाता है। उनके विरोधी अक्सर उन्हें एक ऑटोक्रेटेरियन लीडर के रूप में दर्शाते हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है। बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टी के प्रति उनका कठोर रुख रहा है और उन्होंने अपने विरोधियों पर क्रैकडाउन किया है, उन्हें जेल में डाला है और उनके विरोध में लगे आरोपों को दबाने की कोशिश की है। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि उनकी सत्ता को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा 2018 के जनरल इलेक्शन के दौरान उनकी सरकार पर वोट रिगिंग और ऑपोजिशंस को दबाने का इल्जाम लगा है, जिससे उनके नेतृत्व पर और भी सवाल उठने लगे। हसीना के खिलाफ प्रोटेस्टर का नारा था कि उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर सिस्टम को मैनिपुलेट किया, जिससे करप्ट और बायस पॉलिटिक्स बनी रहे। यूथ, जो बांग्लादेश की आबादी का एक अहम हिस्सा है, उन्होंने हसीना पर अपना ट्रस्ट कंप्लीटली खो दिया है। स्टूडेंट्स के खिलाफ लिए गए वायलेंट एक्शन, इंटरनेट शटडाउन और कर्फ्यू ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा डैमेज कर दिया है। उनकी रेजिग्नेशन के बाद देश में पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है, जिसका टेम्पररी रूप से आर्मी ने कंट्रोल संभाल लिया है। प्रोटेस्ट के दौरान कई जगह पर वायलेंस और कम्युनल टेंशन भी देखने को मिली। जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश छात्र लीग जैसे आर्म ग्रुप्स को वायलेंस के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर अटैक्स भी हुए हैं, जिसने सिचुएशंस को और वॉलेटाइल बना दिया है। पब्लिक ने खुद अपनी सेफ्टी के लिए हिंदू टेम्पल्स और माइनॉरिटी प्लेसेस ऑफ वर्शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की आर्मी ने टेम्पररी कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। ये इसलिए किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, लेकिन स्टूडेंट्स और यूथ लीडरशिप मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को अपोज कर रही है। आर्मी चीफ का कहना है कि ये सिविलियन इंटरिम गवर्नमेंट को पावर हैंडओवर कर देंगे, लेकिन ये देखना अभी बाकी है कि क्या मिलिट्री अपने वादे पर टिकती है या नहीं। बांग्लादेश की इस क्राइसिस को भारत, चाइना और दूसरे रीजनल पावर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं।
बांग्लादेश की ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस साउथ एशिया में काफी ज्यादा है और इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का असर रीजनल सिक्योरिटी और ट्रेड पर भी हो सकता है। इंटरनेशनली यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। इस वक्त बांग्लादेश एक अनसर्टेन फेज में है। शेख हसीना का एग्जिट देश के लिए रिलीफ लाया है, लेकिन पॉलिटिकल ट्रांजिशन हमेशा मुश्किल और वॉलेटाइल होता है। प्रोटेस्टर्स एक इंक्लूसिव और करप्शन फ्री गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे हैं और स्टूडेंट लीडर्स ने अपने कैंडिडेट का भी सजेशन दिया है जो इंटरिम गवर्नमेंट के हिसाब से बन सकते हैं। नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस ने चीफ एडवाइजर बनने का ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि क्या मिलिट्री पावर को सिटीजन लीडरशिप को ट्रांसफर करती है या नहीं। देश को इस सोशल चैलेंज का सामना तो करना होगा, लेकिन ये मूवमेंट एक नए और डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए द क्वेस्ट के साथ। दिस इज योर होस्ट सिमरन गुंडलिया साइनिंग ऑफ।